So in today's lecture, we will be discussing about different types of majorities mentioned in the Constitution of India. ठीक है, majorities are very important because it is the most confusing part of the legislature. अगर आपको यही समझ में आ गई तो you can understand the process of making laws very easily in the legislature because majority plays a very vital and important role when it comes to the making of a particular legislature. इसके अलावा फिर एक दूसरी चीज़ रह जाती है वो कि कब बिल लैप्स होता है और कब बिल लैप्स नहीं होता किसी लेजिस्लेचर में, व्हेन अ मनी बिल लैप्स और व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल लैप्स और नॉट. ठीक है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिल or what kind of majority is required for an emergency. So all these questions will be answered in this particular video. It is a very confusing topic but still I've tried to make it simpler to understand with the help of examples. अगर एक बार आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन सी मेजॉरिटी कब लगती है और किस मेजॉरिटी में कितने अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन के वोट्स होने चाहिए, तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेजिस्लेचर की बिल मेकिंग पावर्स को समझने के लिए. तो ठीक है, सबसे पहले चार तरीके की मेजॉरिटीज़ होती हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल, सेकंड इज़ एब्सोल्यूट, थर्ड इज़ द इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड द फोर्थ वन इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. आगे उसके फॉर्मूला लिखा हुआ है मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. ठीक है, जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर हाउस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं. पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं तो दोनों हाउस की स्ट्रेंथ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो बेसिकली लेना देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होता है. ठीक है, ज़्यादातर इसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो किससे हैं, वो लोकसभा से है. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा लोकसभा में? लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस का 50% से ज़्यादा, 50% एंड मोर, यानी कि 50% प्लस वन. ठीक है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए तो 50% प्लस वन, 50% से एक ज़्यादा भी 50% से ज़्यादा ही होगा. तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से एक ज़्यादा. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, दैट इज़ 545. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितने पे होगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 272 प्लस 1, दैट इज़ 271. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किस सर्कमस्टेंस में रिक्वायर होती है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जब होती है तभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात आती है. अदरवाइज और ट्रांजैक्शंस जो होती हैं पार्लियामेंट की उससे इसका इतना लेना देना नहीं होता है. कुछ जगहों पे ये और जगह भी यूज़ होती है, लेकिन इसका जो बेसिक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो देखी जाती है वो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के टाइम देखी जाती है. जैसे कि अभी 2014 में और 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट के पास क्या थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज़ 273 से ऊपर सीट्स थी उनकी. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट किसको कहते हैं, 50% एंड मोर, यानी कि 50% प्लस वन of the total strength of that particular house. ठीक है, now we will move on to the effective majority. अब ये effective majority क्या चीज़ होती है, ये चीज़ भी हमको समझनी होगी. ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी का जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ मेजोरिटी माइनस नंबर ऑफ वेकेंसीज, 50% minus number of vacancies of that particular house will be the effective majority. उस 50% and more of the टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस नंबर ऑफ वैकेंसीज. अब वैकेंसीज कैसे क्रिएट होंगी, वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तीन तरीके से, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, जब भी कोई बंदा मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और या फिर वो रिज़ाइन कर देगा, तो उन नंबर ऑफ मेंबर्स को हटाकर जितनी भी स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट बचती है दैट विल बी कॉल्ड द इफेक्टिव मेजॉरिटी. उसका 50% प्लस वन विल बी द इफेक्टिव मेजॉरिटी. इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे कि लोकसभा में 545 मेंबर हैं
और 5 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे स्ट्रेंथ क्या है, इस टाइम पे स्ट्रेंथ कितनी होगी 540। तो 540 का 50% एंड मोर कितना होगा 270, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 50% ऑफ द मेजोरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ 50% ऑफ द मेजोरिटी की बात हो रही है। तो 540 का आधा कितना होगा 270। तो 270 की जो मेजोरिटी होगी, दिस मेजोरिटी विल बी कॉल्ड द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि फेवर में, किसी भी चीज़ के फेवर में इतने लोगों का वोट होना। मेजोरिटी का बेसिकली ये 270 क्या है, ये 270 पार्लियामेंटेरियंस के वोट हैं अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से उनकी वोटिंग ली जा रही है। तो हम हर चीज़ में ये भी पढ़ेंगे किन सर्कमस्टेंसेस में इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ होता है या किस सर्कमस्टेंस, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब देखी जाती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी तब देखी जाती है जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो अब इफेक्टिव मेजोरिटी कब देखी जाती है, इफेक्टिव मेजोरिटी सर्कमस्टेंसेस में, दो सर्कमस्टेंसेस में देखी जाती है, जब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इन राज्यसभा। राज्यसभा में जब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा तब इफेक्टिव मेजोरिटी देखी जाएगी, किसमें, राज्यसभा में। तो अब राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 250, 250 उसकी टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अगर मान लो 250 तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है, 250 में से अभी 10 मेंबर्स हैं नहीं, रिज़ाइन कर रखा है, या फिर वो 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें है, तो अब इफेक्टिव मेंबरशिप कैसे काउंट होगी कि 250 तो टोटल थी, 10 लोग या तो मर गए या उनकी डेथ हो गई या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इसलिए वो 10 सीट्स जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है। तो अब स्ट्रेंथ कितनी रह गई 240। 240 का 50% कितना हो गया, 240 का 50% हो गया 120। तो जब भी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा तो 120 वोट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके रिमूवल के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा। जब भी रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा तो कितनी स्ट्रेंथ, कौन सी मेजोरिटी रिक्वायर होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी किसे कहते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी में से उस टाइम पे जो वेकेंट सीट्स पड़ी हैं उसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो 545 सीट है, 5 सीट्स वेकेंट पड़ी हैं, किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया या फिर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अब सीट्स कितनी बची 540। तो 540 में से 50% कितना होगा, 540 का 50% होगा 270, ठीक है। तो मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 270 नंबर चाहिए, किसके लिए, रिमूवल ऑफ स्पीकर या फिर रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा, कि कम से कम 270 लोगों को वोट करना ही पड़ेगा, 270 लोगों को वोट करना ही पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, जब भी रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात आएगी। तो मिनिमम कितना नंबर हो गया, मिनिमम वोटिंग हो गई 270, ठीक है। तो 270 अगर 269 भी रह जाएंगे इफेक्टिव मेजोरिटी काइंड में तो फिर वो रिमूवल ऑफ स्पीकर नहीं हो सकता, या फिर रिमूवल ऑफ राज्यसभा 120 से अगर कम नंबर्स रह जाएंगे, अगर 240 का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो पाएगा। तो आई होप सो फार सो गुड, समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ यूज़ होती है और इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज़ होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे कहते हैं और इफेक्टिव मेजोरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड हैं कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जब भी कोई मनी बिल पास होगा तब सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगी, जब भी कोई फिनेंशियल बिल पास होगा तब सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगी, जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल पास होगा तब सिंपल मेजॉरिटी होगी उस हाउस की, पर्टिकुलर हाउस की, ठीक है। एडजर्नमेंट होना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना है, कॉन्फिडेंस मोशन पास होना है, सेंसर मोशन पास होना है। ये चारों मोशन सिर्फ लोकसभा में हो सकते हैं क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्विंग हाउस नहीं होता है, ठीक है। तो ये चारों मोशन जब भी पास होंगे तब सिंपल मेजोरिटी का यूज़ होगा। फिनेंशियल इमरजेंसी जब भी लगानी होगी तब ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी होगी। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, प्रोक्लेमेशन के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इलेक्शन के लिए किसकी इसकी ज़रूरत होगी, सिंपल मेजोरिटी की। अभी हमने रिमूवल पढ़ा था, रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करना है तो सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, किस चीज़ कहाँ पर,
ये गलत लिखा हुआ है, लोकसभा में होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सिंपल मेजोरिटी किस में रिक्वायर्ड होती है? लोकसभा में रिक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में उसका रिमूवल हुआ तो इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टेट भी रेक्टिफाई करेंगे तो स्टेट के अंदर कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी? सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट से भी पारित होना उसका कंपलसरी होगा तो स्टेट को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, सिर्फ स्टेट की। अभी हम पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, वो अभी हम इस लेक्चर में बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि इतनी बहुत सी सर्कमस्टांसेस के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती। तो अब सिंपल मेजोरिटी होती क्या है? सिंपल मेजोरिटी का सिंपल मतलब होता है 50% एंड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स की। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उस टाइम में सांसद के अंदर प्रेजेंट है, वेदर लोकसभा या आइदर राज्यसभा, दोनों में से जितने मेंबर्स उस पर्टिकुलर टाइम में पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हैं उसका 50% कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। उस चीज़ को पास करने के लिए 50% वोटिंग चाहिए होती है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 545। सिंपल मेजॉरिटी में मान लो उस दिन जिस दिन बिल पास होना था उस दिन लोग आए कितने? पार्लियामेंट लोकसभा में सिर्फ 300 मेंबर्स आते हैं, 200 बाकी के 245 मेंबर्स उस दिन नहीं आए। तो अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी का 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है पार्लियामेंट के अंदर उसका 50%। तो आज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 300 मेंबर्स मान रहे हैं प्रेजेंट, तो उसकी कितनी परसेंट सिंपल मेजोरिटी होगी? उसकी 50%, दैट इज 150, ठीक है। तो उस दिन 300 मेंबर्स आए तो सिर्फ 150 लोग जो कि उस दिन प्रेजेंट थे, अगर वो उस चीज़ के फेवर में वोट कर देते हैं तो वो ऑर्डिनरी बिल पास हो जाएगा, या वो मनी बिल पास हो जाएगा, या वो फिनेंशियल बिल पास हो जाएगा, ठीक है, या वो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, या फिर इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर या स्पीकर हो जाएगा, या फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा से हो जाएगा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसको 50% से पास कर देगी, ठीक है। दूसरी चीज़ राज्यसभा। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 250। मान लो उस दिन राज्यसभा में लोग आते हैं कितने? सिर्फ 150, ठीक है। तो अब 150 प्रेजेंट हो गए। प्रेजेंट वोटिंग का कितना होना चाहिए? 50%। तो 150 में से कितने लोगों की ज़रूरत है मनी बिल के लिए, फिनेंशियल बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए या फिनेंशियल इमरजेंसी के लिए? सिर्फ 75 लोग उसके फेवर में वोट करें, ठीक है। तो सिर्फ अगर 75 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया तो वो बिल उस दिन पास हो जाएगा। अब ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 300 और 150 लिया है। ये 300 की जगह 250 भी हो सकते हैं, ये 300 की जगह 350 भी हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं 545 से, ठीक है। लेकिन क्या ये ज़ीरो हो सकते हैं? ज़ीरो हो गए तो फिर ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। क्या दो ही लोग अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं तो क्या फिर एक आदमी अगर वोट कर देगा तो कोई ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल पास हो जाएगा? नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर्स को कहते हैं कोरम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। जब तक कोरम नहीं होगी, जब तक हाउस जो है वो वर्क कर ही नहीं सकता। वो कोई भी बिजनेस को जो कि पार्लियामेंट में होता है, मनी बिल के पास होना है, या कोई सेंसर मोशन पास होना है, या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होना है, या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होना है, तो अगर मिनिमम स्ट्रेंथ दैट इज कोरम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस नहीं है तो फिर उस दिन कोई भी काम नहीं हो सकता। अब कोरम क्या होती है? कोरम होती है 1/10, यानी कि 1/10 पार्ट, यानी कि किसी भी उस चीज़ का 10वां हिस्सा, उस हाउस का 10वां हिस्सा। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545। तो कोरम कितनी हो गई? उसका 10वां हिस्सा। बेसिकली कोरम जो मानी जाती है वो मानी जाती है 55 मेंबर्स। तो मिनिमम 55 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में प्रेजेंट, और मिनिमम 25 मेंबर्स होने चाहिए राज्यसभा में प्रेजेंट। ये किसी भी तरीके का मोशन लाने के लिए, या मनी बिल के लिए, या फिनेंशियल बिल के लिए, या ऑर्डिनरी बिल के लिए, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए। तो इनका 25, इनका कितना होगा फिर? 50%, यानी कि 55 का कितना हो गया? 55 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 28 मेंबर्स आपको उसके लिए चाहिए, और लगभग 13 मेंबर्स मिनिमम किसी को पास करने के लिए किस में चाहिए होते हैं? राज्यसभा में चाहिए होते हैं।
तो ये सिंपल मेजॉरिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, इसीलिए इसको सिंपल मेजॉरिटी भी कहा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही कम चाहिए इन सब चीज़ों को पास करने के लिए, दो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लास्ट चीज़ को पढ़ेंगे, दैट इज़ दी स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्पेशल मेजॉरिटी है दैट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 249 एंड 312। 249 बेसिकली किस चीज़ से डील करता है? 249 डील करता है बेसिकली पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट जब भी कोई स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाएगी तो उसको कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है अंडर आर्टिकल 249 एंड 312। 312 किससे डील करता है? टू क्रिएट अ सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं उसको क्रिएशन को डील करता है कि ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि NJAC था, सॉरी जैसे कि कुछ टाइम पहले जैसे कि आपका UPSC है, ठीक है। UPSC क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। तो इस तरीके की अगर इसमें कोई सी भी आपको नई सर्विस बनानी है, जैसे कि कुछ टाइम पहले बात हुई थी, रिकमेंडेशन थी ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज बननी चाहिए ताकि बहुत सी चीज़ों को उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, तो ये एक रिकमेंडेशन था। तो इस तरीके का अगर कोई भी सर्विस बनेगी या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाएगा जो स्टेट लिस्ट से उठाया जाएगा, तो ऐसे टाइम में किस चीज़ कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर? ऐसी टाइम में मेजॉरिटी चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये पहली काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी होती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। पहले हमने कितना पढ़ा था? 50%। अब क्या है? अब है 2/3। 2/3 मतलब 2/3। फॉर एग्जाम्पल मान लो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 545। उस दिन कितने मेंबर्स आते हैं? उस दिन मेंबर्स आए सिर्फ 450। तो 450 की प्रेसिडेंट वोटिंग चाहिए होगी किस चीज़ के लिए? 249 में अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट पे या फिर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो 450 का 2/3 कितना होगा? 300। तो अगर 300 लोग फेवर में वोट कर देंगे तो वो चीज़ स्पेशल मेजोरिटी में काउंट होगी अंडर आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312, और ऑल इंडिया सर्विस बन जाएगी या फिर उस स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना पाएगा, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये वेरी कर सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया 450 लोगों का। मान लो उस दिन 300 ही लोग आए तो फिर उस दिन स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? 2/3 ऑफ 300, दैट इज 200। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हुई है। जैसे पहले बात हो रही थी सिंपल मेजोरिटी में 50% होनी चाहिए, इसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी का बिल्कुल सबसे ज़्यादा लो एंड वाला एरिया है जो जिसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 or the removal of judge of high court or supreme court, or the removal of chief election commissioner or state election commissioner, or the removal of CAG, that is comptroller and auditor general of India, or when national emergency needs an approval, or create state legislature council when when a state legislative council is to be created। इन सब चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं इन सब के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी 249 या फिर 312 वाली नहीं है। ये मेजॉरिटी जो है ये थोड़ी सी और हाई लेवल की मेजॉरिटी है, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी होता है। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वाले में सिंपल सी जितने लोग प्रेजेंट है उसकी 2/3 होगी, पास कर दिया, हो गया। इसमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ पहली कंडीशन जो फुलफिल होगी दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमने पहले पढ़ी थी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे कहते हैं? 50% एंड मोर, दैट इज 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
जो कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? पहली कंडीशन, तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी? लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गई 273। तो मिनिमम 273 वोट्स फेवर में होने कंपलसरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए मिनिमम कितने परसेंट ऑफ वोट्स कंपलसरी है? 273। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मानी जाएगी और कहाँ पर नहीं मानी जाएगी। पहला केस हम लेते हैं लोकसभा का। मान लो 450 मेंबर प्रेजेंट हैं लोकसभा में, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जा रहा है, 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 100वां अमेंडमेंट था, 100th अमेंडमेंट किस में था? 100th अमेंडमेंट था जीएसटी के लिए, तो जीएसटी में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा गया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, मनी बिल के साथ साथ वो क्या चीज़ हो गई? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। तो अब दोनों में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, लेकिन पहले इसका हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो मान लो उस दिन 450 लोग प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पास करना है। ठीक है, 450 में से कितने लोगों की मिनिमम वो चाहिए होगी इसको पास करने के लिए? 450 में से 450 का 2/3 कितना हो गया? 450 का 2/3 हो गया 300। ठीक है, 450 का 2/3 कितना हो गया? 300 हो गया। तो 300 जो है वो 273 से ऊपर है, तो 300 में 300 मिनिमम वोट्स चाहिए होंगे फेवर में उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। क्यों? क्योंकि देखो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितने पे होती है? 273 पे होती है। और यहाँ पर कितने लोगों फेवर में वोट कर रहे हैं? कितने लोगों के फेवर में वोट चाहिए? कम से कम 300 लोगों के। तो 300 जो है वो मिनिमम से ऊपर हो गया, 273 से ऊपर हो गया, यानी कि पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है उस मेजोरिटी का 2/3 होना। तो 450 की 2/3 कितना हो गया? 300। तो अगर 300 लोग फेवर में उस दिन वोट कर देते हैं, पहली कंडीशन फुलफिल है, 273 से ऊपर होता है 300। ठीक है, 273 होने चाहिए या 274 होने चाहिए या 273 से ऊपर होने चाहिए, तो 300 273 से तो ऊपर होता है। तो पहली कंडीशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? उस दिन की 2/3 मेजोरिटी की स्ट्रेंथ, यानी कि 300। तो अगर 450 लोग प्रेजेंट हैं इस सिनेरियो में, इस एग्जाम्पल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पास होना है तो मिनिमम 300 लोगों को उसके फेवर में वोट करना पड़ेगा। ये स्पेशल मेजोरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक है, ये किस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की स्पेशल मेजोरिटी इसको कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हमने अभी पहले पढ़ी थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन को करते हैं कि मान लो उस दिन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं 390। तो ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो कंपलसरी है इसमें, यानी कि 273 मेंबर्स तो कम से कम उसके फेवर में वोट करें ही करें। ठीक है, लेकिन 390 का 2/3 कितना होता है? 390 का 2/3 होता है 260, 260। तो 260 क्या 273 से ऊपर होता है? नहीं, 260 जो है 273 के अंडर में होता है। तो अगर उस दिन 260 मेंबर्स ने ही वोट किया, ठीक है, क्योंकि 2/3 से ऊपर भी होना चाहिए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम नंबर कितने हैं? मिनिमम नंबर है इसमें 273। तो अगर हम मान लें कि उस दिन सिर्फ 260 लोगों ने उसके फेवर में वोट किया, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगा? नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस दिन पास नहीं हो सकता है, क्योंकि 273 मेंबर्स ने उसके फेवर में वोट नहीं किया। ठीक है, अगर 390 में से 273 मेंबर उसके फेवर में वोट कर देते तो दोनों सर्कमस्टेंसेस फुलफिल हो जाते, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी हो जाती और 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा भी हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर 273 से नीचे वोट करते हैं, ठीक है, तो 272 लोग भी अगर वोट करते हैं, तो क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला क्लॉज कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है? 273 है। तो 272 लोग भी अगर वोट करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
पारित नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस हाउस से पास नहीं हो सकता। तो अब समझ में आ गया कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, कि मिनिमम 273 लोग तो होने ही होने चाहिए, प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 2/3 मेंबर्स होने कंपलसरी हैं उसमें। 2/3 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट, उस दिन के प्रेजेंट के कम से कम उसके फेवर में वोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब मिनिमम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो गया, इसमें मिनिमम वोट हो गए 273। ठीक है, पहले वाली स्पेशल मेजोरिटी में कोई भी नंबर ऑफ वोट्स पक्के नहीं थे, क्योंकि अब इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ पहला क्लॉज लगा दिया गया कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना कंपलसरी है। तो इसीलिए 273 लोग तो वोट करेंगे ही करेंगे लोकसभा में उसके फेवर में। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की कितनी होनी चाहिए, वो भी इसी के हिसाब से डील होगी। राज्यसभा की पहली चीज़ एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखी जाएगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है राज्यसभा की, राज्यसभा की टोटल मेंबर स्ट्रेंथ है 250, तो इसकी 50% प्लस 1 कितनी होगी, 126। तो मिनिमम 126 लोगों को वोट करना ही करना पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को राज्यसभा से पारित करना है। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि 249 वाली में और 368 वाली में क्या डिफरेंस है। 249 वाली में कोई परमानेंट नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं था, सिर्फ टोटल मेंबर्स की 2/3 होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए पहली क्राइटेरिया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज 273। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 273 राज्यसभा में वोट्स उसके फेवर में होने कंपलसरी हैं, और सॉरी लोकसभा में 273 वोट्स उसके फेवर में कंपलसरी हैं, और राज्यसभा में मिनिमम 126 वोट्स उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फेवर में होने कंपलसरी हैं। ठीक है, और उसके बाद ही दूसरी कंडीशन देखी जाएगी, दैट इज द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, दो तिहाई से ज़्यादा मेजोरिटी के वोट्स भी होने चाहिए, लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक मिनिमम नंबर बता दिया गया 273 लोकसभा में और लगभग 126 राज्यसभा में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया, पहले वाले में तो एक लो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, इसमें एक मॉडरेट टाइप की, क्योंकि इन्होंने एक भाई स्ट्रेंथ बता दी। 273 वोट्स लाना आसान बात नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना हो। तो 273 वोट्स लाना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान बात नहीं होती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए थोड़ा हाई बार जो है वो थोड़ा सा हाई सेट किया गया है मेजोरिटी का। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 61। यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ चाहिए होती है, यहाँ पर सुपर हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है, दैट इज 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज कंपल्सरी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। कम से कम 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए है किसी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। इसी वजह से आज तक किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ भी नहीं है। क्यों, मिनिमम स्ट्रेंथ लोकसभा में क्या रिक्वायर है, 545 टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 दैट इज 364। तो कम से कम 364 लोग उसके फेवर में करें कि हाँ भाई हमें इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तभी उसका इम्पीचमेंट लोकसभा में हो सकता है। अब वो फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 मेंबर्स चाहिए ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दैट इज 167। कम से कम 167 लोग उसके फेवर में वोट करेंगे, तभी जाके उसका इम्पीचमेंट होगा, जो कि नंबर जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज विच इज रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एब्सोल्यूट, सिंपल, इफेक्टिव एंड स्पेशल मेजोरिटी। और आई हैव मेंशन कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में कब कब ये इस तरीके की मेजॉरिटीज़ की किस किस जगह पे रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो ये समझ लीजिए कि लेजिस्लेचर का और बहुत से लोगों के अपॉइंटमेंट और रिमूवल की सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।